प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि मैं आपको पढ़ा रही थी 12th क्लास का हिंदी लेसन जूझ जूझ करा रही थी आपको। जो इसके लेखक है आनंद यादव, ठीक है। और इसका जो अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने किया है। और डॉक्टर आनंद रतन यादव का मूल नाम आनंद रत्नप्पा जकाते है, ठीक है। जूझ मूलतः मराठी उपन्यास का झोभी का हिंदी अनुवाद है। उसकी जो शैली है आत्मकथात्मक शैली है। यह कहानी समाज के ग्रामीण निम्न मध्य वर्ग किसान मजदूर वर्ग के संघर्ष को बताती है। और लेखक ने स्वयं अपना संघर्ष बताया है इसमें कि परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके पिताजी जो है उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे, ठीक है। उसके पिताजी ने बोला कि अब तू खेतों में काम कर, और उसका 5वीं क्लास से जो है नाम कटा दिया। लेकिन लेखक का मन जो है खेती बाड़ी में नहीं लगता था। उसको लगता था खेती बाड़ी करने से क्या होगा, है। और मैं जो हूँ मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो लेखक ने अपनी माता को कहा, और उसकी माँ ने जो है अ, उसकी माँ जो है, अब माँ ने कहा कि जो तेरे पिताजी हैं वो नहीं मानेंगे, उल्टा बहुत डांटेंगे और बहुत मारेंगे। तो पिताजी को जो क्या कहता था, दादा बोलता था, दादा। तो कहता है दादा किसकी बात मानते हैं। तो गांव में जो है एक दत्ताजी राव सरकार हैं, और वो जो है वो उनका दबदबा है और वो उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता। तो माँ और उसका बेटा, ठीक है, माँ और उसका बेटा जो है अपने दादा की बात बताते हैं कि सारा दिन जो है वो खुद इधर उधर घूमते रहते हैं कोई रत्नाबाई है उसके यहाँ चले जाते हैं, और मैं और मेरी माँ जो है सारा दिन काम करते रहते हैं। मैं खेतों पे पानी चढ़ाता हूँ, ढोर चढ़ाता हूँ, ढोर मतलब जानवरों को चराता हूँ, घर का सारा काम करता हूँ, है। और मेरे को पढ़ने के लिए जो है वो मना कर दिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ूं। तो ऐसा कहकर दत्ताजी राव के सामने अपनी समस्या रखते हैं। दादाजी राव बोलते हैं ठीक है अपने पिताजी को यहाँ भेजना, दादा को भेजना। तो जब उसके दादा को बोलते हैं कि तू बच्चे को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज रहा है, और ऐसा करके उसको फटकार लगाते हैं। तो वो कहता है ठीक है दादाजी राव, मैं इसको पढ़ने के लिए भेजूंगा, लेकिन ये जो है सुबह खेतों में पानी लगाएगा और जो है ढोर भी चराने, स्कूल से आने के बाद ढोर चराएगा, और स्कूल के कपड़े 11 बजे स्कूल लगता है। तो ये 11 बजे जो है सुबह जो है पूरा तैयार होके ही जो है खेतों में पानी और जो है आधा काम करके तब जाएगा स्कूल को। तो लेखक जो है मंजूर हो जाता है, दत्ताजी राव के कहने पर वो मान जाते हैं। और जो है इस तरह से लेखक की पढ़ाई में जो बाधाएं आई थी वो जो है खत्म हो जाती है। देखिए बच्चों, हम प्रश्न करा रहे थे कि जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य पर अपना, यहाँ देखिए बच्चों 7वां प्रश्न है जो कि इससे पहले मैं करा चुकी हूँ आपको। जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पेपर में अलग अलग 2009 में। फिर दूसरे तरीके से जूझ कथानक के आधार पर उक्त शीर्ष की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए 2010। जूझ कहानी के कथानक के आधार पर उसके शीर्ष की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए 2017। जूझ कहानी के आधार पर कथानायक की पढ़ाई के प्रति ललक का चित्रण कीजिए 2012। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार प्रकट करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्ष कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है 2013 और 2018। ये जो है प्रश्न एक ही प्रश्न है, और इसको अलग अलग तरह कथानक और उसके शीर्षक की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए। जूझ का अर्थ होता है किसी तरह किसी चीज के लिए संघर्ष करना, जूझना है, रास्ता बनाना अपना, ठीक है। और बोल रहे हैं कि इसका जो शीर्षक है, क्या आप इस पर विचार कीजिए, ये सही है, ठीक है। और दूसरा है कथानक के, फिर जूझ कहानी के आधार पर कथानायक कौन है, इसमें लेखक है। कथानायक की पढ़ाई के प्रति ललक का चित्रण कीजिए कि उसके अंदर कैसी ललक थी पढ़ने की। और फिर जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करें, स्पष्ट कीजिए कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, उसकी क्या चारित्रिक विशेषता है। देखिए बच्चों, पाठ का जो ये इधर देखें, पाठ का शीर्षक संपूर्ण कथा के केंद्र में छिपा रहता है। जो पूरा पाठ है, पूरा के पूरा पाठ है, इसकी जो कथा है जो इसके केंद्र में छिपा रहता है, इसका शीर्षक छिपा है।
प्रस्तुत कथा का शीर्षक जूझ है। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष, और संघर्ष कथा का नायक पाठशाला जाने के लिए क्या करता है? जूझ करता है, संघर्ष प्रारंभ करता है। उसे अपने संघर्ष के आगे बढ़ाने के लिए माँ और दत्ताजी राव सरकार का सहयोग प्राप्त होता है। पाठशाला में भी उसे अपने अस्तित्व के लिए अपने सहपाठियों, अब उसके जो सहपाठी हैं वो भी उसको ज्यादा है, क्योंकि वो एक तो 2 साल उसका गैप हो गया है, 1 साल, ठीक है, 2 साल का गैप हो गया है, तो बच्चे जो हैं उससे एज में छोटे हैं, और वो जो है, और जो पहले के बच्चे थे वो उससे आगे बढ़ चुके हैं, तो अब पूरा के पूरा उसके लिए जो है नया सा माहौल हो जाता है। तो उसका मन जो है सोचता है कि मैंने ये ठीक किया पढ़ने का, अब मेरे किसी से कोई खास जान पहचान या दोस्ती भी नहीं है, और वो उसका गमछा ले लेते हैं, और इस तरह से जो है वो सोचता है उसके साथ मजाक उड़ाते हैं उसका। एक तो काफी बड़ा हो जाता है, अब 2 साल बड़ा होता है ना। और फिर जो कक्षा अध्यापक होते हैं वो उसके लगन को देखते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है मॉनिटर की तरह जैसे वो सवाल चेक करने लगता है और होशियार हो जाता है। ठीक है, दत्ताजी राव का सहयोग प्राप्त होता है। पाठशाला में भी उसे अपने अस्तित्व के लिए अपने सहपाठियों से संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष से उसे गणित के अध्यापक मंत्री का सहयोग प्राप्त होता है। जो गणित के अध्यापक होते हैं उसके, वह उनका जो नाम था मंत्री था, वो भी बड़ा उसको सहयोग करते हैं। वह कवि बनने के लिए भी संघर्ष करता है। वह कविताओं की रचना करके उन्हें क्या करता है, कंकड़ से, पत्थर से, शिलाओं पर लिखता है, भैंस की पीठ पर लिख देता है। ठीक है, इस संघर्ष से उसे मराठी के अध्यापक नवा सोदलेकर का जो है सहयोग करते हैं। स्पष्ट है कि संपूर्ण उपन्यास अंश में नायक आनंदा का संघर्ष जो है दिखाई देता है। नायक के दादा को छोड़कर, दादा मतलब उसके पापा, दादा को छोड़कर अन्य सभी लोग उसे जो है संघर्ष में सहायता प्रदान करते हैं, प्रतीत होते हैं। जूझ कथानायक के चरित्र को एक विशेषता, जुझारू प्रवृत्ति प्रकट होती है। उसके मन में लगन होती है, और लगन जिस चीज की हो जाती है बच्चों, तो वो काम जो है अपने आप बनने लगता है, उसमें कोई भी हमारे रोड़ा अटका नहीं सकता। लेकिन ये बात है कि आपके अंदर उसके प्रति लगन होनी चाहिए, और लगन भी कैसी होनी चाहिए? सच्ची लगन होनी चाहिए, क्योंकि सारी परिस्थितियां लेखक के विपरीत थी, पढ़ने का माहौल नहीं था। ठीक है, और उसको टाइम भी बहुत कम मिलता था। क्यों कम मिलता था? क्योंकि सारा दिन जो है वो कभी खेतों में पानी लगा रहा होता है, कभी कभी जो है फिर ढोर डंगरों को चराने जाता है, तो वो अपने उसी को याद करते हुए, जो भी पढ़ाया जाता है उसको याद करते हुए, गुनगुनाते हुए, पहले उसको अकेले रहना बेकार लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेले रहने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि वो जो है कविताओं को जोर जोर से बोल बोल के है, उच्चारण कर करके जो है गीतों के रूप में गाता है, उसकी प्रैक्टिस करता रहता है, अभ्यास करता रहता है, और जिससे कि वो कविताएं लिखने में माहिर हो जाता है। वो अपने जो अध्यापक होते हैं नव सोदलांकर की जो है पूरे के पूरे जिस तरह से वो स्टाइल करते हैं, पढ़ाते हैं इस कविता का, उसी तरह से वो जो है उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, और बाद में वो उसे अकेले रहना अच्छा लगता है। वो कहता है अब कोई मेरे को परेशान करने वाला कोई नहीं है। आनंदा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, जूझ के कथानक के आधार पर कथानायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए 2011, 2012 और 15। ठीक है, जूझ शीर्षक आत्मकथानात्मक है। कथात्मक उपन्यास अंश के लेखक कथानायक के चरित्र की किन 2 विशेषताओं को बताइए, किन 2 विशेषताओं को बताइए 2011 में। देखो बच्चों, प्रस्तुत उपन्यास अंश, ये जो अंश है मैंने पहले ही बताया, मराठी उपन्यास था, और इसके जो मराठी उपन्यास को जो है इसका अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने किया है। और ये जो अनुवाद है ये मराठी उपन्यास झोबी है ना, झोबी का जो है अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है। और इसमें जो है लेखक का पूरा नाम जो है आनंदा रत्नप्पा जकाते है। ठीक है बच्चों, और ये आत्मकथात्मक शैली है, और बच्चे इसमें क्या है, यह कहानी जो है ग्रामीण निम्न मध्यम वर्ग के किसान के बच्चे की कहानी है, बेटे की कहानी है, उसका संघर्ष है पढ़ने के लिए। देखो, प्रस्तुत उपन्यास अंश का नायक स्वयं लेखक है ना, जिसे उसके मास्टर प्यार से आनंदा कहकर पुकारते थे। आनंदा के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, उसकी शिक्षा के प्रति बहुत रुचि थी लड़के की।
ठीक है, बहुत उसको अच्छा लगता था पढ़ना, उसमें उसको बहुत, हालांकि उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो पढ़े, और वो चाहते थे कि वो खेतों में काम करे और ढोर डंगरों को चराए, यानी कि है, और सारा, और वो उसके पिताजी खुद कैसे थे, खुद जो है किसी रत्नाबाई के घर में पड़े रहते थे, और स्वयं जो है वो अपनी पत्नी, और सारा के सारा काम उनकी पत्नी और उनके बेटे को ही करना पड़ता था। इस किस्म के वे इंसान थे, और इसीलिए लेखक के मन में लेकिन पढ़ने की बहुत रुचि थी, लगन थी। देखो, आनंद अपने पिता के खेतों पर कार्य करता था, घर के पालतू पशुओं को चराने जाता था, और डेढ़ डेढ़ वर्ष से, विगत 1.5 वर्ष से जो है पाठशाला भी नहीं जा रहा था। फिर भी उसके हृदय में शिक्षा के प्रति, शिक्षा प्राप्त करने के प्रति अत्यधिक रुचि थी, इसीलिए वह अपनी माँ को लेकर दत्ताजी राव सरकार के पास जाता है। ठीक है, वो नंबर 2, दत्ताजी राव का है उस गांव के जो है बहुत ही प्रमुख इंसान है, और उनका दबदबा है, और उनकी बात को कोई नहीं मना कर सकता। इसलिए लेखक जो है कहता है, माँ दत्ताजी राव के पास चलते हैं, वो ही पिताजी को समझा सकते हैं, दादा को समझा सकते हैं। दूरदर्शी, दूरदर्शी का अर्थ होता है बच्चों, हमें अपनी अपनी जो है दूर से ही अंदाजा लगा लेना कि अब हमारे साथ किस तरह के किस तरह के की समस्या आ सकती है। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उसको पता है कि मैं मेरे साथ ये परेशानी है ना, ये परेशानी जो है मुझे बाद में आ सकती है, लेकिन वो उसके लिए क्या करता है, पहले ही प्रयास करता है कि ताकि मुझे ये परेशानी ना आए। जैसे कि अनाज है, अनाज का जब बारिश का मौसम होता है तो हमें पता रहता है कि भाई अभी बारिश के दिन स्टार्ट होने वाले, शुरू होने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, अनाज को रखने के लिए क्या करते हैं, सूखे कमरे की साफ सफाई करके हम अनाज को रखने का पहले ही प्रबंध कर देते हैं। दूरदर्शी मतलब पहले ही, समय कठिनाई आने से उसके निदान के लिए पहले ही सतर्क रहना और तैयारी करके रखना। जैसे पेपर आने वाले हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, पहले से कुछ, ये नहीं एक ही दिन में आप सब कुछ पढ़ लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या आप सब दिन का खाना एक ही दिन में खा लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ना है, ऐसे ही जैसे हम थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते हैं। ठीक है, आनंदा के चारित्र की एक विशेषता उसका दूरदर्शी होना है। जहां आनंदा है जानता है दत्ताजी राव सरकार से दबाव पर माँ बेटे ने डलवाया, और जानकर दादा क्रोधित होकर खेल बिगाड़ सकते हैं, अतः झूठ के सहारे का प्रस्ताव भी स्वयं करता है। आनंदा यह भी जानता है कि पढ़ने से, उसे पता है बच्चे को, उसको आनंदा को पता है कि पढ़ने से मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, या फिर मैं कोई अच्छा सा व्यापार कर लूंगा, कोई कारोबार धंधा कर लूंगा। ठीक है, आगे देखें, परिश्रमी है वो, है ना, आनंद अब जो बालक है बहुत परिश्रमी है। वो प्रतिदिन खेत पे जाता है, 11 बजे तक खेत का पर काम करने के बाद वह पाठशाला जाता है, पाठशाला से लौट कर बस्ता रख कर वह फिर अपने पालतू पशुओं को चराने के लिए जाता है। वह सारे दिन जो है व्यस्त रहता है। देखिए, चौथा देखे, लगनशील आनंदा, लगनशील बालक है। ठीक है, लगन है उसके अंदर, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण लगन से करता है। 6 माह निकल जाने के बाद वह पाठशाला जाता है, और शीघ्र ही अपने लगन और परिश्रम से वो क्या करता है, प्रतिभाशाली बच्चों में गिना जाता है। वह गणित में इतनी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि मॉनिटर के साथ साथ अन्य सहपाठियों की कॉपी जांच करने लगता है। वह मराठी भाषा भी सीख लेता है और कविता भी लिखने लगता है। आगे देखिए बच्चों, बहुत दिनों से घर बैठा लेखक पुनः पाठशाला कैसे पहुंच जाता है। लेखक लगभग 1.5 वर्ष से घर बैठा था, और वह पिछले वर्ष 5वीं में आया था, किंतु उसके दादा ने उसे पाठशाला नहीं भेजा। इस शिक्षा सत्र में भी जनवरी आ गया था। लेखक को विश्वास था कि यदि मैं अब भी पाठशाला चला गया तो मैं तो कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। उसने माँ से पढ़ने की इच्छा बताई, और माँ बेटा दत्ताजी राव से दादा पर दबाव डलवाते, और दादा बड़ी कठिनाई से पाठशाला भेजने को तैयार हो जाते। प्रश्न 10 देखें बच्चों, कभी भी अपने ही जैसा एक हार्ड मास का क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। इस विचार के साथ जूझ के नायक में क्या परिवर्तन हुआ। कभी कभी भी अपने ही जैसा एक हार्ड मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। इस विचार के साथ जूझ के नायक में यह परिवर्तन हुआ कि उसके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि जब मास्टर दरवाजे पर छाई मालती की बेल पर, कोई मालती की बेल है, कोई पौधा है, पर कविता लिख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। बस यही बात नायक के मन में, आनंदा के मन में, लेखक के मन में
आती आ गई, उसने अपने आसपास की वस्तुओं पर तुकबंदी आरंभ कर दी। धीरे धीरे वह भी कवि बन गया। तो आशा करती हूँ वो खेतों में जाता या पानी देता, ठीक है, पानी देता, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, जैसे वो कुछ खेतों में जा रहा है, ढोर डंगर चरा रहा है, रास्ते में कोई पौधा दिख गया तो उसी पे ही वो कविता या तुकबंदी स्टार्ट कर देता था। बच्चों इसी के साथ आपका ये जो पाठ हो गया जूझ, हाँ, और आनंद यादव का, ये समाप्त हो गया। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को, सरस्वती दत्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। हैं, और इसी के साथ जो है मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।